Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एचीवर्स वेब की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बातें आपको थंबनेल देखकर पता चली होगी और कुछ बातें अब आपको कवर पृष्ठ देखकर पता चलेगी। जी हाँ, यह दिल्ली पुलिस स्पेशल है, लेकिन यह बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप लोग एक दिन प्रश्न देखकर देखिए, यह सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हो उसके लिए भी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि हम इसमें जीके जीएस के प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं और प्रश्न वही रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जो आगे आने वाली परीक्षा में प्रोबेबल है। ऐसे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने आप में से दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म फिलअप किया होगा एग्जाम देने के लिए, तो उसके लिए भी अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आपको पता है कि यदि दिल्ली पुलिस में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें 50% सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न होते हैं। और ये नहीं कि दिल्ली का तो कोई इतिहास वैसा है नहीं, और इतिहास आएगा भी, क्या आएगा वो आपको आगे पता चलेगा। अभी मैं सभी बातें नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि उसी में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। तो अचीवर्स टीम की तरफ से आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज लाया जा रहा है, जिसमें जितना संभव हो सके उतना सेट कराया जाएगा जो आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करेंगे अपने पहले सेट को। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। लेकिन एक बात मैं फिर से आपको सचेत करवा रहा हूं कि यह दिल्ली पुलिस स्पेशल है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही है। आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको विश्वास ना हो तो एक बार हमारे साथ चलिए इस सीरीज में प्रश्नों को देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है, देख लीजिए आप लोग पहले प्रश्न को। प्रश्न देखिए, बाइलिंगुअल है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाइलिंगुअल है, ठीक है। मतलब हिंदी वालों के लिए भी आसान रहेगा और इंग्लिश वालों के लिए भी आसान रहेगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आपातकाल का प्रकार नहीं है, मतलब इनमें से कौन एक इमरजेंसी नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, यदि आप लोग थोड़ा सा भी पॉलिटी जानते होंगे, ऊपर ऊपर भी जानते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? तो राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। ये आपातकाल के 3 प्रकार हैं। लेकिन जो राजकीय आपातकाल है ये कोई भी प्रकार का आपातकाल नहीं है, ठीक है। ये बातें तो आपको पता चल गई कि ये आपातकाल है ही नहीं। अब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब राष्ट्रपति शासन को वहां राज्यपाल शासन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन अब उससे लेना देना नहीं है, अब वह भी केंद्र शासित क्षेत्र है, तब वहां भी यदि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसे राष्ट्रपति शासन ही बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बारे में बातें पता होंगी और मैंने जो कुछ बातें बताई उससे भी आपको कुछ फायदा हुआ होगा, ठीक है। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार है। क्या है? प्रश्न को देखिए कि इन हुज कोर्ट डिड कौटिल्य सर्व। कौटिल्य को आप लोग अवश्य जानते होंगे, नहीं जानते हैं? अरे हाँ, चाणक्य भाई, हाँ उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ कि कौटिल्य किसके दरबार में सेवारत थे। जब आप लोग चाणक्य की बात जानते होंगे तो चाणक्य के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य की बात भी जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मंत्री सब थे कौन? कौटिल्य। कौटिल्य का अपमान किया था किसने? घनानंद ने। अपने अपमान का बदला पूरा करने के लिए कौटिल्य ने अर्थात चाणक्य ने एक राह चलते बालक को ऐसा प्रशिक्षण दिया कि वह बाद में मगध का बहुत बड़ा सम्राट बन गया, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की कहानी थी। तो कौटिल्य किसके दरबार में सेवारत थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आई होप कि ये सब बातें आपको पता होगी। कहीं पर सीरियल भी आता है चाणक्य करके, उसमें ये सारी बातें बहुत ही डिटेल से बताई गई है, आप लोग देख सकते हैं, आपको ज्ञान वर्धन होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है कि निम्न में से खेल रत्न अवार्ड 2018 किसे दिया गया। ये बात मैं बताना भूल ही गया कि यह जो प्रश्न पत्र है 2018 में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो इसलिए 2018 का प्रश्न इसमें पूछा गया है। प्रश्न फिर से पढ़िए कि निम्न में से खेल रत्न अवार्ड 2018 किसे दिया गया। तो उस समय यह अवार्ड विराट कोहली को दिया गया था, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि 2020 में यह अवार्ड किन्हें दिया गया है। पहले तो यह मैं बता दूं कि खेल रत्न या खेल से संबंधित जितने भी अवार्ड होते हैं प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, कब
29 अगस्त को दिया जाता है। किनके जन्मोत्सव पर? मेजर ध्यानचंद के। ये तो बातें आपको पता होगी। तो इस वर्ष जो खेल रत्न दिया गया 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें रोहित शर्मा क्रिकेटर, विनेश फोगाट रेसलर, रानी रामपाल हॉकी टीम के कप्तान महिला में पता होगा आपको, मनिका बत्रा टेबल टेनिस वाली, और मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए एक तो रोहित शर्मा है और एक लास्ट वाले मरियप्पन थंगावेलु है। ये प्रश्न आपसे आगामी परीक्षा में जरूर पूछेगा कि मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है जिन्हें खेल रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और यदि नहीं पता है तो हमारे पास हमारे चैनल पर एक वीडियो है खेल रत्न अवार्ड से संबंधित जो 2020 में दिया गया है, आप लोग जाकर उसको एंजॉय कीजिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जरूर ज्ञान वर्धन होगा। ओके, अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लवण झील कौन है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा लवण झील, लवण झील का मतलब साल्ट वाटर। तो चिल्का झील का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, चिल्का झील उड़ीसा में है। यह लैगून झील भी है भारत का सबसे बड़ा। लैगून झील का मतलब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? मैं बता दूं, लैगून झील का मतलब वो होता है कि मान लीजिए एक झील है, उसका थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है और उससे समुद्र का पानी आ जा सके, तो उसे लैगून झील बोलते हैं। और एक यहाँ पर देखिए ऑप्शन में वेम्बनाड झील है, इसकी खासियत भी जानिए। यह भारत की सबसे लंबी झील है जो केरल में है। ठीक है, बाकी लोनार झील आपको महाराष्ट्र में है, पता होगी, और बुलर झील कहाँ है ये पता ही होगी। ठीक है, ये सब आसान प्रश्न है। तो आई होप चौथे प्रश्न का भी आप लोगों को एनालिसिस समझ में आया हो कि साल्ट वाटर या खारे पानी की सबसे बड़ा झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। तो ये सब आसान सी बातें हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग प्रश्न का लेवल देख रहे होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न रहते हैं, कुछ तो मॉडरेट प्रश्न रहेंगे ही, लेकिन इसका लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यह बस दिल्ली पुलिस के लिए है, ऐसी भूल मत करना समझने की कि सिर्फ दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न में भी, आपके परीक्षा में भी ये प्रश्न दिखते हैं। ठीक है, यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो आपको पता होगी। अब अगले प्रश्न को देखिए कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण यह फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का एक फेस्टिवल है। ठीक है, तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है कब? दिसंबर के महीने में। 1 से 10 दिसंबर के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल का त्योहार मनाया जाता है। आप लोग को यदि मौका मिले तो जाइए। खैर, इस बार कोविड-19 के कारण यह त्योहार वर्चुअली मनाया जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, जो उस समय ठीक हो जाए। लेकिन ठीक क्या होना, अब तो बस 1 महीने ही बचे इसमें। तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ओके, अगले प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। ठीक है, 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल हैं। लेकिन इनके जाने के बाद, मतलब इनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद, अब शक्तिकांत दास को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनाया गया है। आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और रिजर्व बैंक इंडिया की बात की जाए तो आपको तो पता होगा कि इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। जब ये बात पता होगी तो ये भी पता होगा कि 1949 1 जनवरी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और बाकी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये तो आपको पता ही होगा, 100% मैं श्योर हूं। ठीक है, तो जो प्रश्न है उसके हिसाब से, उस समय के हिसाब से उत्तर उर्जित पटेल होना चाहिए, लेकिन अभी के हिसाब से उत्तर क्या होगा? शक्तिकांत दास। ओके, आई होप कि इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा होगा इंग्लिश प्रश्न पढ़ के, और बाकी वो समझदार हैं ही। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो ये गंगा में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन, हिंदी में भी देखिए लिखा हुआ है गैंगेटिक डेल्फिन। तो गंगा में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं उसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये 18 मई 2020 को घोषित किया गया। सॉरी, 2020 नहीं, 10 साल पहले, 2010 को। ठीक है, ये जो होता है ना डॉल्फिन, ये जो होता है आप लोग यदि देखे होंगे सोस टाइप का होता है, इनका नाक थोड़ा सा लंबा रहता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि गैंगेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है 2010 से। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि भारत में करेंसी के रूप में रुपयों की शुरुआत किसने किया? मतलब करेंसी के रूप में किसने रुपया का शुरुआत किया? इतना है, इसका मान 1 रुपया होगा। तो पहले मैं थोड़ा सा इस प्रश्न पर आने से पहले थोड़ा सा बात बताता हूं आपको कि यदि हिस्ट्री में दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछेगा तो माध्यमिक भारत के इतिहास से ज्यादा पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जब से सल्तनत काल आया तो उसमें दिल्ली का इवॉल्वेशन काफी ज्यादा हुआ, मतलब दिल्ली उसमें बहुत ज्यादा सम्मिलित था। तो
तो इसलिए दिल्ली से ज्यादा प्रश्न यदि आपको हिस्ट्री के दिखेंगे तो मेडिएवल इंडिया के ही दिखेंगे, मेडिएवल हिस्ट्री के ही दिखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न पर आइए कि भारत में करेंसी के रूप में रुपयों की शुरुआत किसने की। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा शेरशाह सूरी का। जी हाँ, जिनका एक और नाम फरीद खान था। इन्होंने ही भारत में करेंसी के रूप में रुपयों की शुरुआत की। इनका जो रुपया था वो चांदी का था और जो 11.53 ग्राम का भारी था और इसका वैल्यू 1 रुपया होता था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि 11.53 ग्राम का चांदी का सिक्का था जिसका वैल्यू 1 रुपया था। अभी यदि ये सिक्का होगा तो इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब बाकी शेरशाह सूरी के बारे में आपको बहुत बातें पता होंगी कि शेरशाह सूरी बहुत ज्यादा विकास का काम किए थे। ग्रैंड ट्रंक रोड, ये तो बातें आपको पता होगी। सासाराम में इनका मकबरा है, जन्म भी इनका सासाराम में हुआ था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि मैं फरीद खान के अंदर ज्यादा जाऊंगा तो एक क्लास उसी में लगेंगे, तो वो अभी पॉसिबल है नहीं। अभी हमें सभी प्रश्न करने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस योजना की घोषणा की। याद रखिएगा, क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन से भी इसको छाट सकते हैं कि अटल पेंशन योजना में वित्तीय समावेशन क्या होगा। ये इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में इसमें क्या होगा वित्तीय समावेशन। तो एक बच गया जनधन योजना। तो इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री जनधन योजना ही है। इसे ही वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। कब? 2014 में। 2014 में ही मोदी गवर्नमेंट आई थी ना, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना चला था। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए और ज्यादा कुछ इस प्रश्न में बताने को है नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो शॉर्ट फॉर्म है वही है PMJDY, ये तो आपको पता होगा ही। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम क्या है। स्थानांतरण कृषि का मतलब क्या? कुछ दिन हम यहाँ खेती किए, कुछ दिन हम उस खेत में खेती किए, कुछ दिन हम उस खेत में खेती किए, वो हो गया स्थानांतरण कृषि। तो उसे भारत में झूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, झारखंड जैसे इलाकों में जो जंगली इलाके होते हैं उसमें ये सब कृषि होता है, झूम कृषि। ठीक है, अब जैसे देखिए यदि नॉर्थ अमेरिका आप जाइएगा तो वहाँ जो झूम कृषि उसे मिल्पा के नाम से जानते हैं, मिल्पा के नाम से। तो ये सब बातें थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए और भारत में इसे झूम के नाम से जानते हैं। स्थानांतरण कृषि का मतलब तो है ही, आप लोग जानते होंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये बातें आपको पता होगी। शब्द से ही पता चल रहा है कि स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान परिवर्तन करना। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मोतियों का शहर है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि निजामों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। तो जी हाँ, इसे ही मोतियों का शहर कहा जाता है। यदि आप लोगों ने ALP की फॉर्म भरी होगी तो आप लोगों में से कईयों का सेंटर, परीक्षा का एक जो एग्जाम सेंटर होता है वो हैदराबाद गया था। तो हैदराबाद में आप लोगों ने बहुत उत्पात भी मचाया था, ये बातें पता चली हम लोगों को। खैर छोड़िए, ये सब करना नहीं चाहिए। प्रश्न को देखिए कि मोतियों का शहर हैदराबाद को बोला जाता है। यदि आप लोग कभी हैदराबाद घूमने जाइएगा तो वहाँ बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं घूमने को। साथ ही साथ वो प्रश्न भी आते हैं कि चार मीनार कहाँ है। ठीक है, मोती मस्जिद वो तो आगरा में है, हैदराबाद में भी है ना? हाँ, हैदराबाद में है। ठीक है, साथ ही साथ और जो है हैदराबाद, सिकंदराबाद, जुड़वा नगर, ये बातें आपको पता होगी। हुसैन सागर झील। तो ये सब प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि मोतियों का शहर या निजामों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का। और हैदराबाद की बात आई तो बिरयानी को कौन भूल सकता है। अब अगले प्रश्न को देखिए कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन है। तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद, बचपन से आप लोग याद करते आ रहे होंगे कि जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। ठीक है, अब समय आ गया है कि ये बात आप लोग थोड़ा सा जानिए कि जामा मस्जिद को भारत की सबसे बड़ी मस्जिद क्यों कहा जाता है। अच्छा, मैं पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्टेडियम बना है हाल फिलहाल में, गुजरात अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम, इसे सबसे बड़ा स्टेडियम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा आदमी बैठ सकते हैं। तो सेम बात यहाँ है कि जामा मस्जिद में ज़्यादा कैपेसिटी है, मतलब एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जामा मस्जिद को भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। सिंपल सा बात है। इसे कौन बनवाया? शाहजहां बनवाया। वाह, आप लोगों को तो सब पता है। और यह कब बन के तैयार हुआ? 1656 में। शाहजहां के बेटा औरंगजेब साहब इसमें नक्काशी का काम करवाए थे। और बाकी बातें आपको पता होगी। साथ ही साथ देखिए, चार मीनार हैदराबाद में, मोती मस्जिद हैदराबाद में भी है, दिल्ली में भी है, और कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। तो ये सब बातें आपको पता होगी ही। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि PPP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PPP का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टर्म क्या है इसको समझिए। देखिए, इसके फुल फॉर्म से ही आपको मतलब पता चलेगा। पब्लिक
पब्लिक मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी, और प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनी, और उस दोनों का पार्टनरशिप हो गया, तो वही हुआ पीपीपी। देखिए बहुत सारे जो अभी पुल बन रहे हैं, ओवरफ्लाई बन रहा है, सॉरी फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये सब में पीपीपी के तहत ही बनता है कि 50% या 60% सरकार रहेगी, 40% 30% पब्लिक प्राइवेट कंपनी रहेगी, वो दोनों मिलकर काम करेंगे। तो उससे होता ये है कि समय पर काम पूरा होता है, रख रखाव भी बढ़िया तरीके से होता है। इसलिए सरकार अब बहुत सारे मॉडल पीपीपी के तहत ही बनाती है, मतलब बहुत सारे उसके जो प्रोजेक्ट होते हैं पीपीपी मॉडल पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और भाई मैं तो भूल ही गया था, यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए भाई, और ऐसा बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नए नए लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है? तो देखिए पुष्कर मेला, पुष्कर मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है। ठीक है, अब देखिए पुष्कर के बारे में बात जानिए। पुष्कर कहाँ है? पहले सबसे पहला बात कि पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में है। ये जो पुष्कर है, पुष्कर एक झील भी है। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि पुष्कर मेला कब लगता है। तो संयोग से अभी समय भी वही चल रहा है। जी हाँ, कार्तिक मास में शुरू हो जाता है पुष्कर मेला और कार्तिक पूर्णिमा तक यह मेला चलता है। कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर जो झील है, पुष्कर मेला में जो पुष्कर झील के पास लगता है, तो पुष्कर झील में सभी लोग आकर स्नान करते हैं। ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म की कि हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उस दिन पुष्कर झील में स्नान करने आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मान्यता की बात। और वही विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है, कौन? पुष्कर है। और पुष्कर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में ही है। तो आई होप ये सारी बातें आपको पता होगी। यदि नहीं पता है तो कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा आपको। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य निपाह विषाणु से प्रभावित हुआ है? देखिए 2018 में पूछा गया था ये सब प्रश्न। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है और कोई भी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ दिल्ली पुलिस को छोड़कर, मतलब दिल्ली पुलिस की जानकारी से अनदेखा न कीजिए। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर से कि निपाह वायरस से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? तो सबसे ज्यादा निपाह वायरस से केरल राज्य प्रभावित हुआ था। सबसे पहले आपको यह जानना है कि निपाह वायरस कहां से आया, इसकी खोज कब हुई? तो निपाह वायरस की खोज 1998 में ही हो गई थी और यह मलेशिया में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है। और बातें जानिए, निपाह मलेशिया में एक गांव है जिसका नाम है निपाह। ठीक है, ऐसा करके उसका और नाम है, लेकिन मेन नाम उसका निपाह है, तो उसी के नाम पर इसका निपाह या निपाह वायरस रखा गया। ठीक है, निपाह या निपाह वायरस। अब जैसा वायरस है तो विषाणु का रोग है, आपको पता होगा। अच्छा, एक बात और आपको पता होना चाहिए, ये तो मैं बता ही दिया कि इसका वैक्सीन अभी नहीं मिला है। चलिए अगले प्रश्न को, और इसमें ज़्यादा कुछ देखना है नहीं। अगला प्रश्न को देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस है। तो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये बात तो मैं भूल ही गया कि देखिए इसमें आपके लिए आपका तरीका भी है, आप अपने आप को जज भी कर सकते हो। कैसे? मैं प्रश्न पढ़ूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपना उत्तर रखिए, फिर जब मैं उत्तर बताऊं तो अपना मिलान कीजिए कि आप सही है या गलत है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले आपको यह बात जानना चाहिए कि यह कब से मनाया जाने लगा। तो 11 सितंबर, ऐसा नहीं, 2008 से यह मनाया जाने लगा। 11 सितंबर को घोषणा हुई थी कि भाई अब हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। किस लिए? क्योंकि 11 नवंबर को ही मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, सबसे पहले स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद भी जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका जन्मदिन है। तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब से? 2008 से। आई थिंक यू हैव क्लियर्ड योर डाउट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने 1913 का नोबेल पुरस्कार जीता, जिन्हें विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रश्न में ही क्लू है कि विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है भाई? हाँ बोलिए बोलिए, रविंद्रनाथ टैगोर। वाह, आप लोगों को सभी पता है। तो पता है तो प्रश्न के हिसाब से ही समझिए कि 1913 में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को। और देखिए साहित्य में अभी तक भारत में यही नोबेल जीते हैं, ये बात भी है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए शायद मिला था। कब? 1913 में नोबेल पुरस्कार। और इस वर्ष का नोबेल किन्हें मिला है साहित्य में? आपको पता होगा, लुईस ग्लुक को। वाह, और यदि नहीं पता है तो ट्रिक का वीडियो है हमारे पास, लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाइए देखिए। लेकिन इसके बाद
ओके, अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संकटापन्न की स्थिति से गुजरता घड़ियाल पाया जाता है किस नदी में? ये चारों नदी झील के बारे में दिया हुआ है और बोल रहा है किस नदी में वैसा घड़ियाल पाया जाता है जो खतरे में है, मतलब उसकी प्रजाति कभी भी नष्ट हो सकती है। तो चंबल में। चंबल का नाम आप लोगों के सामने आते हुए चंबल की घाटी की बातें याद आती होगी, चंबल के डाकू के नाम याद आते होंगे, ठीक है। तो वो सब छोड़िए, चंबल नदी में वैसे भी अभी पानी की मात्रा कम होती जा रही है, ठीक है। एक बात और आपको जानना चाहिए, चंबल में एक बहुत ही अजीब टाइप का कछुआ, मतलब बेहतरीन कछुआ पाया जाता है जो दुर्लभ है। उस कछुआ को शायद तिलकधारी कछुआ बोलते हैं। जी हाँ, तिलकधारी कछुआ के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ एक घड़ियाल भी है जो ये सब दुर्लभ स्थिति में है, मतलब मिलना मुश्किल है, इसलिए अब इसका रख रखाव किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बाकी चंबल नदी, एक मिनट आप लोग कुछ किए नहीं है, थोड़ा सा ये बताइए कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है और यह किसकी सहायक नदी है। छोड़िए, सहायक का मैं बता देता हूँ कि यह यमुना की सहायक नदी है। ओके, तो अब आप ये बताइए कि चंबल नदी निकलती कहाँ से है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का देशज नौ परिवहन प्रणाली का क्या नाम है? देखिए, देसी है, नौ परिवहन प्रणाली है, नौ मतलब नौका, ठीक है। नौका मतलब तो क्या होगा? नाविक। मोदी जी ने इसका नाम नाविक रखा है। हिंदी में यदि इसको बोलिएगा तो नाविक बोलिएगा। क्या है? देशज नौ परिवहन प्रणाली। ओके, एक मिनट और इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। इसका हिंदी में यदि बात कर ले, पूरा बात करें तो इसका नाम है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। नाविकों के सम्मान में इसका नाम नाविक रखा गया है। तो बस जितने भी कोस्टल एरिया है उसकी रख रखाव के लिए ऐसे प्रणाली, मतलब ऐसे उपग्रह, ऐसे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला इस सीरीज में 2013 में छोड़ा गया था सैटेलाइट को, और अभी लेटेस्ट की बात करें तो 2018 में छोड़ा गया है। ओके, तो आई थिंक ये सारी बातें आपको पता चली होगी, कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। यदि कुछ भी नया आप सीखें इस सेशन से तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। शायद मैं ज्यादा बार ओके बोलता हूँ, कोशिश करूंगा कि रोकूं। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से काले धन से निपटने के लिए सरकार ने किन योजनाओं की शुरुआत की? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग बस याद रखते होंगे कि चलिए भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना है तो खाता खुलवाना है। जी नहीं, आपको मेन इसका एम याद रखना है कि सरकार का मेन एम क्या है। जो भी लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करते होंगे वो पूरा जानते होंगे इसके बारे में, कितने खाते खुले, कितने रुपए जमा हुए, वगैरह वगैरह। खैर हमें उतना भी जानना नहीं है, डिटेल से पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी फिलहाल जो प्रश्न है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से काले धन से निपटने के लिए सरकार ने किन योजनाओं की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने। कब शुरुआत की? 2016 में। किस लिए? काले धन से निपटने के लिए। इसमें यह कहा गया कि भाई जिसके जिसके पास काला धन है वो एक बार में इस खाते में, इस कोष में, मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कोष में आप लोग रुपया जमा कर दीजिए। लेकिन बहुत ही मशहूर, जो मशहूर अर्थशास्त्री है उनसे यदि हम बात जानने जाएं तो वो बताएंगे कि यह फ्लॉप था, यह फ्लॉप स्कीम था। जी हाँ, यह स्कीम फ्लॉप ही था, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे और इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं है। यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, ओ सॉरी, मैं तो एक बात बोलना भूल ही गया। क्या बोलना भूल गया? कि इसका क्यूज भी होगा। कब? एनटीपीसी के टाइम में, जिस समय एनटीपीसी की क्यूज होती थी। कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। और क्यूज का टाइमिंग क्या होगा? 12:30 बजे दोपहर में, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी क्यूज होगा। पहले प्रश्न को देखिए कि अलीबाबा समूह क्या है। आप लोग अलीबाबा के बारे में जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं? जानते हैं ना, क्या है? चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है। जिस तरह से फ्लिपकार्ट है, जिस तरह से अमेजॉन है, उसी तरह से अलीबाबा था, ठीक है। तो अलीबाबा चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है। हाल फिलहाल में अलीबाबा के सीईओ की मृत्यु हो गई थी, ये बात भी आपको पता होगी। चलिए एक काम और आप लोग कीजिए, दूसरा प्रश्न आज का पूछ रहा हूं कि अलीबाबा के चेयरमैन अभी कौन है, बताइए। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए कि विच टीम वॉन द 2017 रणजी ट्रॉफी, मतलब रणजी ट्रॉफी 2017 किस टीम ने जीता? रणजी ट्रॉफी यूजुअली दिसंबर से शुरू होती है, मार्च फरवरी तक चलती है। तो अभी एग्जाम दिसंबर में हुआ था, 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, तो उस समय स्टार्ट हुआ नहीं था, तो इसलिए 2017 का पूछ दिया कि रणजी ट्रॉफी 2017 किस टीम ने जीती। तो उस समय रणजी ट्रॉफी कौन जीता था? विदर्भ ने जीता था, ठीक है। अब देखिए 2020 की बात करें, जो मतलब 2019 में हुआ, 2017 में भी विदर्भ जीता, 2018 में भी विदर्भ जीता। लेकिन जो 2019 में हुआ है, अभी 2020 में तो हुआ नहीं, 2019 में जो हुआ है इसके विजेता कौन है? सौराष्ट्र है। और उप विजेता कौन है? बंगाल है।
आपको पता होना चाहिए ये जो 2019 का मुकाबला हुआ सौराष्ट्र और बंगाल के बीच वो टाई हो गया था, लेकिन जो नियम होता है बीसीसीआई के उसके तहत सौराष्ट्र को पहली दफा विजेता घोषित किया गया। इससे पहले सौराष्ट्र 4 बार फाइनल में पहुंचा था, लेकिन 2019 में पहला बार इसको सफलता मिली। तो आई थिंक इस बार आईपीएल में भी कोई नया टीम जीते, ऐसा सबकी इच्छा है। अब देखिए 2020 से कुछ भी हो सकता है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का ऋतु नहीं है, मतलब कौन से ऋतु में भारत में फसल नहीं बोए जाते हैं। तो खरीफ फसल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रबी फसल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जायद फसल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन बैसाख का नाम का कोई फसल नहीं होता है। यदि बैसाख ऋतु की बात करें तो उस समय सभी फसलों की कटाई हो चुकी होती है, खेत खलिहान सूना पड़ा होता है। यह है बैसाख के लिए, ठीक है। तो बाकी अब थोड़ा सा खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल के बारे में जानिए। खरीफ फसल का एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा क्या क्या, धान, ज्वार, बाजरा। खरीफ फसल की मैं बात कर रहा हूँ, धान, ज्वार और बाजरा। इसका यदि रोपने का समय हम लोग बात करें तो जुलाई से अगस्त के बीच इसकी रोपाई होती है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। अब आइए रबी फसल में। तो रबी फसल में मुख्य रूप से क्या क्या आता है, गेहूं आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, ठीक है, मूंग आता है, ये सब आता है। इसका वही नवंबर दिसंबर में इसका रोपाई का समय होगा और होली के समय मतलब मार्च अप्रैल में इसका कटाई हो जाएगा। और आप लोग जायद के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, यदि जानते होंगे तो बढ़िया बात है। जायद मतलब जो गर्मी के ऋतु में होता है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, ये सारी बात हो गई। बाकी खीरा तो खरबूज, खीरा तो हमेशा मिलता है अब, तो वैसे ही तरबूज खरबूज हमेशा नहीं मिलता है, तो उसी मौसम में ये देखिए जब गर्मी स्टार्ट होता है उस समय बोया जाता है और कड़ी गर्मी में इसको काटा जाता है। मतलब अप्रैल, मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है और जून जुलाई जाते जाते इसको काट लिया जाता है। तो ये हमारी फसल का चक्र हुआ, खरीफ, रबी और जायद। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। यदि कुछ बातें समझ में नहीं आई है तो आप लोग नोट्स बना लीजिए उसका, ओके, वीडियो को स्लो करके। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे, बढ़ेंगे भी। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। हम लोग बात कर रहे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ओके। अभी फिलहाल यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की बात करें तो कितना है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होगा। 34 से सही पकड़े थे, लेकिन मूल संविधान के गठन के समय कितना था, एक मुख्य थे और 7 अन्य थे, मतलब टोटल 8 थे। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसके कार्यकाल जितने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश है या भारत के सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश है उसके कार्यकाल कितना है, 65 साल है। और बाकी ये पद समाप्ति जो इनको शपथ ग्रहण करवाएंगे उन्हीं को पद समाप्ति के लिए आवेदन देंगे, किसको, राष्ट्रपति को। और अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन बताएगा, जो भी बताएगा कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न मैंने पूछा है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है तो एक का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, किनका बताइए, एम हिदायतुल्लाह का। जी हाँ, एम हिदायतुल्लाह का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वो एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए जो राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो थे ही, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना है, याद रखिएगा। अब हम लोग आज का अंतिम प्रश्न को देखेंगे। अंतिम प्रश्न आज का है कि संपूर्ण जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा है। कौन सा राज्य 100% अपने कृषि योग्य भूमि में जैविक खेती किया है, मतलब जैविक खाद का प्रयोग किया है। तो 2016 में ही सिक्किम बन गया था। 18 जनवरी 2016 को ही मोदी जी अनाउंस किए थे कि भाई सिक्किम 100% जैविक खेती वाला राज्य बन गया है। इसका जो भी खेती योग्य भूमि है कितना है, 75,000 हेक्टेयर इसका खेती योग्य भूमि है। ये पूरी उसमें जैविक खेती करता है, मतलब जैविक खाद का यूज करता है, ठीक है, जो पर्यावरण के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, उससे जो फसल होंगे वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होंगे। तो ऐसा बहुत ही बढ़िया काम किया है सिक्किम। अन्य सारे राज्य भी अब जैविक खेती की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। लोगों में अलग जगी है कि भाई जैविक खेती जैविक खाद से उपजाओ ताकि हम लोग को स्वस्थ फल स्वस्थ सब्जियां मिले, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का सेशन। यदि लगा है तो फिर से मैं बात करता हूं कि आप लोग लाइक कर दीजिए, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब कमेंट में दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले दिन अगले सेट के साथ, दिल्ली पुलिस के अगले सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।